हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। कि मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या रहा इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस आने की वजह से, मतलब लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आए थे उनके अगेंस्ट, उनके रिटर्न में हमारे मैनेजर्स ने क्या रिस्पॉन्स दिखाया, उन्होंने क्या एक्शंस लिए, मतलब कि जैसे व्हाट मैनेजर डिड विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पहला पॉइंट था उनका डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन होता है कि एक तरह से एक प्रोडक्ट लाइन से दूसरे प्रोडक्ट लाइन में एंटर करना, वेरियस प्रोडक्ट लाइन्स में एंटर करना, मतलब कि पोर्टफोलियो बनाना। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि एक ही पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक रखना या बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना के रखना। जैसे फिलहाल एक एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ, मोबाइल है, टीवी है, ऑटोमोबाइल कार है, या कुछ ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस कपड़े भी बनाती है, मोबाइल फ़ोन भी हैं उनके, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क भी है, पेट्रोल पंप्स भी हैं, ये काफ़ी सारे बिजनेसेस उनके हैं। तो वो है डाइवर्सिफिकेशन का एक बेटर एग्जांपल। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन मीन्स वन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज मोबाइल और टीवी एक्सेट्रा। मतलब कि एक ही कंपनी जब बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो। नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट वेंचर और कोलैबोरेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ टू और मोर देन टू फर्म्स। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि दो फर्म्स को ज्वाइन करके एक बना देना। मतलब कि दो फर्म है, जैसे मारुति अलग है, सुजुकी अलग है, तो उनको एक फर्म बना दिया गया। हीरो मोटर कॉर्प अलग है, होंडा अलग है, तो उनको हीरो होंडा बना दिया गया था। बहुत पहले की बात है ये, अब तो अलग हो चुके हैं। तो जॉइंट वेंचर मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर कंपनीज। ऐसा क्यों किया गया वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि इंडिया में एमएनसीज आ रही थी, तो उन एमएनसीज को इंडिया की नॉलेज नहीं थी या इंडिया के रिसोर्सेज उनके पास नहीं थे, तो उन्होंने इंडियन फर्म से कोलैबोरेशन कर लिया जिससे कि इंडियन रिसोर्सेज उनको मिल सके, उनकी टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल सके, और दोनों की हेल्प हो सके, एक फर्म बेटर परफॉर्म कर सके, कंपटीशन में आगे निकल सके। इससे रिसोर्सेज भी बढ़ते हैं, इससे टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होती है, इससे काफ़ी रिसर्च भी होती है। जब दो स्ट्रॉन्गर फर्म्स मिलती हैं तो एक फर्म बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाती है। जैसे फोर्ड एंड महिंद्रा है, वोडाफोन प्लस आइडिया है। वोडाफोन एक अलग कंपनी थी, आइडिया एक अलग कंपनी थी, दोनों का कोलैबोरेशन हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, जिससे कि एक बड़ी फर्म बन गई। तो मैनेजरियल रिस्पॉन्स इसमें क्या रहा, ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से एक लोकल फर्म प्लस एक एमएनसी, यह हो सकता है कोई एक इंडियन एमएनसी प्लस फॉरेन एमएनसी मिलकर एक बड़ी कंपनी बन जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड बिल्डिंग। जब बाहर की फर्म्स इंडिया में आ रही हैं या इंडिया की फर्म्स बाहर जा रही हैं, तो जो होम कंट्री होती है, होम कंट्री मतलब है जहाँ पे दूसरी फर्म्स आ रही हैं, या फिर कंपटीशन बढ़ रहा है लिबरलाइजेशन की वजह से भी, तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से एक फर्म को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी प्रोडक्ट के बारे में या अपनी सर्विस के लिए ब्रांड बनाना, ब्रांड का क्रिएट करना। अब ब्रांड का मतलब क्या होता है कि उसकी एक इमेज बननी चाहिए लोगों के दिमाग में, एक नाम बनना चाहिए, रिकॉग्निशन होनी चाहिए, एक गुडविल बननी चाहिए। वो बहुत एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, कंपटीशन होता ही नहीं था, तो जो बना रहा है वो लोगों को खरीदना ही पड़ेगा। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि एक ही चीज़ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे साबुन अगर आप लेना चाहो तो बहुत सारी कंपनीज़ का आता है। तो ब्रांड बिल्डिंग का क्या क्या मतलब होता है कि कंपनीज़ बहुत सारा पैसा उस पर खर्च करती हैं उसके नाम को क्रिएट करने में, उसकी एडवर्टाइजमेंट में, सेल्स प्रमोशन में, या कुछ अलग अलग प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में, जिससे कि उसका नाम जो है पब्लिक के माइंड में छप जाए। तो अगला पॉइंट है यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जितना भी कंपटीशन बढ़ेगा, जितना भी हम नई कंपनीज़ को एंटर होने देंगे मार्केट में, तो उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहुत सारी कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जाइंट जो हैं, वो क्या करती हैं कि एक्सपेंडिचर करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। अब ऐसा कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कि जिस कंपनी के पास पैसा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम पे खर्चा करने के लिए, वो कंपनीज़ हमेशा सबसे आगे रहती हैं। मेनली टेक्नोलॉजी कहाँ पे काउंट होती है, जैसे आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल्स हैं, ये सारी कंपनीज़ एक तरह से टेक्नोलॉजी फील्ड में आती हैं। टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज कंपनीज आर ट्राइंग टू गेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हमेशा कंपनी के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कंपटीशन में आगे निकलने के लिए। जैसे कि जियो ने क्या किया था, रिलायंस जियो ने 4G लॉन्च किया, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, उसमें वो आगे निकल गया। अभी अगर कोई 5G आएगा तो वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो जाएगी। जैसे मोबाइल फ़ोन्स भी होते हैं, पहले लैंडलाइन से कोई कंपटीशन नहीं था, उसके बाद जब मोबाइल्स आए हैं, फिर कैमरा हुआ, फिर फ़ोन स्लिम होता गया, इंटरनेट स्पीड्स फास्ट होती गई, या कुछ और नए नए फीचर्स ऐड होते रहे, जिसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी वो कंपटीशन में आगे निकल जाएगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूज़ करना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग।
जैसे हमने डायमेंशन के बारे में बात हम कर चुके हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, तो वही चीज़ थी। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल। अब कंपनसेशन क्या होता है कि लोगों की जो सैलरी होती है, एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी होती है, वो भी हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी, जिससे कि वो बेटर एफिशिएंटली काम कर सकें। विद एंट्री ऑफ एमएनसीज, अगर एमएनसीज इंडिया में आती हैं तो लॉट ऑफ चेंजेस सीन इन सैलरी पैकेजेस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, बल्कि मैनेजरियल या टेक्निकल जो स्टाफ होता है उनकी सैलरीज में भी काफ़ी इंक्रीज देखने को हमें मिला। सभी की सैलरी बढ़ा दी गई जिससे कि वो और कम्पिटेटिवली काम कर सकें, या फिर ऐसा ना हो सके कि उनका जो स्टाफ है, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, किसी और कंपनी में ना चले जाएँ। तो उनका कंपनसेशन लेवल भी इंक्रीज़ कर दिया गया, इंप्रूव कर दिया गया। कोई अगर 10,000 सैलरी पहले ले रहा था तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा हुआ, उनकी भी सैलरी बढ़ गई। फिर इसका लास्ट पॉइंट है कस्टमर फोकस। अब पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि पहले सेलिंग कंसेप्ट था कि प्रोड्यूसर पहले सामान बनाता था, प्रोड्यूस करता था, उसके बाद बेचने निकल जाता था। लेकिन अब क्या होता है, मार्केटिंग कंसेप्ट है, कस्टमर क्या खरीदना चाहता है, उसके बाद रिसर्च होती है कि उनको हमने बना के क्या देना है, मतलब कि उसका नाम भी क्या रहेगा, उसकी क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए, शेप क्या होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, या किस उस कलर में दिखना चाहिए। उसके बाद भी जब हमने कस्टमर को बेच दिया, उसके बाद भी कंपनीज लगी रहती हैं कि उन्हें कोई आफ्टर सेल सर्विसेज देने में। आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होते हैं, 24 आवर्स 7 डेज कंप्लेंट सेंटर उनका होता है, रजिस्ट्रेशन उनकी होती है। अगर किसी को कोई कंप्लेन है, कोई सजेशन है, तो वो टोल फ्री नंबर पे अपनी बात रख सकता है। तो ये थे हमारे मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला था डाइवर्सिफिकेशन, कि एक ही कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनना, बल्ब है, ट्यूबलाइट्स हैं, वो तो एक ही प्रोडक्ट लाइन में आते हैं, मतलब कि मोबाइल, कार, टीवी वगैरह ये अलग अलग मतलब कि लाइन्स में आते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि एक ही पोर्टफोलियो में एक ही कंपनी के पोर्टफोलियो में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होना, अलग अलग वेराइटीज़ के। मतलब कि जैसे मोबाइल फ़ोन अलग वेराइटी है, टीवी एक अलग सेगमेंट है। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर, 2 कंपनीज को मिला के एक बना देना। नॉर्मली ये तब होता है जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कंट्री में एंटर करती है, तो उससे हो जाता है कि जॉइंट वेंचर को एक काफ़ी बूस्ट मिलता है। फिर नेक्स्ट है ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड बनाई जाती है, ब्रांड क्रिएट की जाती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम बिके, नाम से वो चीज़ बिके। जैसे लक्स है, पतंजलि है, या पेप्सी है, कोका कोला है, लेज है, अंकल चिप्स है, इनके हम नाम से हम इसको जानते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में हमें ये पता है कि इसका कोई नाम नहीं है तो वो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि उसको कोई जानता ही नहीं है। तो नाम क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ नाम से पहचानी जाए। और वो कैसे पॉसिबल है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ से, एडवर्टाइजमेंट से, सेल्स प्रमोशन से, या अलग अलग तरह की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ से। फिर है यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस होने की वजह से सभी मैनेजर्स को कंपलसरी हो गया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अगर आज के टाइम में कोई लैंडलाइन यूज़ करता है तो वो पीछे ही रह जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल, जो सैलरीज है लोगों की, टेक्निकल स्टाफ हो या मैनेजरियल स्टाफ हो, उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है। सभी की सैलरी बढ़ा दी गई थी। कोई भी ऐसा नहीं होगा आज के टाइम में जो आप देखते होंगे 15,000 में या मेनली 10-12 हज़ार में काम कर रहा होगा। सभी की सैलरी अच्छी होती है एमएनसीज में। फिर है नेक्स्ट है कस्टमर फोकस, कस्टमर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि प्रोड्यूसर पे, कि कस्टमर को क्या खरीदना है उसे वो बना के बेचना है, फिर उसके बाद भी उसे सर्विसेज देते रहना। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एक ही प्रोडक्ट में बहुत सारे बना के बेचना। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसका नाम है डीमोनेटाइजेशन। अब जैसे हमने डीमोनेटाइजेशन एक्सपीरियंस भी कर रखा है तो ईजी रहेगा मेरे लिए इसको समझना। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ करेंसी नोट्स या करेंसी कॉइन्स सर्कुलेशन से बिल्कुल ही हटा देना, ख़त्म कर देना, कि उसके लिए उसकी कोई फिलहाल फ्यूचर में वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे फिलहाल इंडिया में क्या हुआ था 2016 में 8 नवंबर से 500 और 1000 के नोट्स जो थे वो बंद कर दिए गए थे, मतलब रिप्लेस कर दिए गए थे। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो पुराने नोट्स और ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, सर्कुलेशन में हैं, उनको बिल्कुल ही सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाता है कि इसका फिलहाल कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। आप इसको दिखा के कुछ भी आप खरीद नहीं सकते या कुछ बेच नहीं सकते इसके रिटर्न में। तो यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो पैसा है कंट्री में जो सर्कुलेशन में चल रहा है उसको एकदम ख़त्म कर दिया जाता है, बिल्कुल ही इनवैलिड कर दिया जाता है। इसका एम क्या होता है कि करप्शन को रोकने के लिए जो कुछ लोग होते हैं जो टैक्स इवेजन करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, ब्लैक मनी इकट्ठा कर लेते हैं, उनके पास ब्लैक मनी जो है अपने आप ही ख़त्म हो जाए। तो मेन इसका एम था कर्ब करप्शन, चेक ऑन यूज़ ऑफ नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज़ एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। मतलब ब्लैक मनी जिसके पास ज़्यादा है उसके लिए टैक्स इवेजन रोकने के लिए, करप्शन रोकने के लिए, और नोट्स की इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। तो ये डिमोनेटाइजेशन कभी कभी किया जाता है स्पेसिफिक टास्क को
दिमाग में रख के। तो इसके हम आगे पढ़ रहे हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, डीमोनेटाइजेशन के हैं। अब डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स हैं, पहला है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स। सभी को ही डिक्लेयर करना पड़ा था कि उनके पास अनकाउंटेड मनी कितना है जो उनके बैलेंस शीट में या जो उनके रिकॉर्ड में या बैंक अकाउंट में नहीं है। तो इससे एडवांटेज मिला था कंट्री को, इंडिया को, कि सभी को, जो इंडिया में जितने भी नोट्स बने हुए थे 500 और 1000 के, उनका सभी को रिकॉर्ड हो गया था, सभी को ही अपने बैंक अकाउंट में डालने पड़े थे। तो उससे क्या हुआ था कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से मेजर मिल गया था कि कितने नोट ऐसे थे जो फिलहाल उनकी नज़र में नहीं थे, बचे हुए थे, छिपे हुए थे। फिर नेक्स्ट है नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना। इवेजन मीन्स नॉट पेइंग टैक्सेस बाय हाइडिंग मनी थ्रू रॉन्ग मीन्स, मतलब गलत तरीके से पैसे को छिपाना और उस पर टैक्स पे ना करना, जिससे वो ब्लैक मनी हो जाए और टैक्स की चोरी हम कर सकें, जिससे गवर्नमेंट को इनकम ना हो, और इनकम ना हो तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा ना हो सके कंट्री का। क्योंकि जैसे हमको पता ही है कि कंट्री का जो इनकम होती है, गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो टैक्सेस से ही होती है, और वो खर्चा हमारे लिए ही होता है, तो हमें टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर इसका लास्ट पॉइंट है क्रिएटिंग लेस कैश एंड डिजिटल कैश प्लेटफॉर्म्स। डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था मोदी जी का, उन्होंने कहा था कि कैश ट्रांजेक्शन कम से कम होनी चाहिए और हम डिजिटल पेमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, या कोई और प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन बैंकिंग भी हो सकती है, जिससे कि हमारी कैश ट्रांजेक्शन कम हो जाए, करप्शन हम कम कर सकें और डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम ज़्यादा यूज़ कर सकें। तो ये था हमारा डीमोनेटाइजेशन, करेंसी नोट्स या करेंसी कोइंस को एकदम सर्कुलेशन से ख़त्म कर देना। और उससे पहले हमने पढ़ा मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या था। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एक ही कंपनी में, जैसे एग्जांपल मैं लेता रहता हूँ आपके सामने। अब डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, जैसे फिलहाल कोई स्टूडेंट है जिसके पास सब्जेक्ट्स हैं, मतलब एक टीचर है फिलहाल बिजनेस स्टडीज़, जैसे आपकी दिव्या मैम है, दिव्या मैम क्या करेंगे, अकाउंट से पढ़ा रही हैं, इकोनॉमिक्स से पढ़ा रही हैं, तो वो एक डाइवर्सिफिकेशन है। एक ही पर्सन के पास दो तरह के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो वो डाइवर्सिफिकेशन एक एग्जाम्पल है, मतलब कि एक ही कंपनी में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाना। फिर है जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर क्या होता है कि दो कंपनीज को एक तरह मिला के एक कर देना, जिससे कि उनके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी। ब्रांड बिल्डिंग में क्या होता है कि ब्रांड बनाना, एक नाम क्रिएट करना जिससे वो नाम से सामान बिके। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना, कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो मैनेजर के लिए कंपलसरी होगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करें। फिर आता है हमारा इम्प्रूव कंपनसेशन लेवल। जो हमारे मैनेजरल स्टाफ है, जो टेक्निकल स्टाफ है, उनकी सैलरीज बढ़ा दी गई जिससे वो और कम्पिटिटिवली काम कर सकें और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके और कंपनी भी अच्छा प्रॉफिट गेन कर सके। फिर नेक्स्ट है कस्टमर फोकस, कि सभी कंपनीज का जो फोकस होता है वो कस्टमर्स पे होता है, ना कि प्रोड्यूसर्स पे होता है। मतलब कि पहले सेलिंग कंसेप्ट था, प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करता था फिर उसके बाद बेच देता था, मतलब कि अपनी मर्जी से जो उसे बनाना है वो बेचता था बाद में। अब क्या है कि कस्टमर को पसंद क्या है वो ही बनाता है और वो ही उसे बेचता है, और उसको बेचने के बाद भी उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए उनका आफ्टर सेल सर्विसेज भी देता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही हमारा 3rd चैप्टर पूरा हो चुका है। थैंक यू।